फिर लास्ट वाले क्लास हम लोगों ने जल्दी से मैं एक बार रिकैप कर दूं कि हम लोगों ने ये देखा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो डिस्क्रीट मासेस जिसका पोजीशन वेक्टर r1 r2 ऐसे दे रखा है, उसके लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे कैलकुलेट किया था। ठीक है, बाय टोटल मास। और इसी को जब एक्स सेंटर ऑफ मास के टर्म में एक्सप्रेस किया गया था, तो ऐसा HCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn xn बाय टोटल मासेस ऐसे लिखा गया था। और इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास सिग्मा mi वाई वाई सिग्मा mi i इक्वल टू 1 से n तक। जेड सेंटर ऑफ मास भी हमने ऐसे लिखा था, सिग्मा mi zi वाई सिग्मा mi i इक्वल टू 1 से लेकर के जेड 1 से लेकर के n। ठीक है, फिर हम लोगों ने दो मास के लिए कैलकुलेट किया था। दो मास के लिए सेंटर ऑफ मास एक के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करते हैं, ये m1 दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, तो r सेंटर ऑफ मास पहले वाले के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जो हमने निकाला था वो कुछ ऐसा था, m1 m2 इंटू आर, m2 इंटू आर बाई m1 प्लस m2। और दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास निकाला था वो कुछ ऐसा था, माइनस m1 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट। उसके बाद कंपोजिट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि कंपोजिट ऑब्जेक्ट जैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, तो उस केस में एक के सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही हम एक्सिस को रख लेते थे। और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट 0,0, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट r,0 ऐसा लेकर के फिर इसका मास और इसका मास लेकर के, मास अगर नहीं दे रखा हो तो एरिया लेकर के हम लोग कैलकुलेशन करते थे। राइट। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद कैविटी वाला प्रॉब्लम हमने लोगों ने कर दिया। अगर ऐसा ही कोई कैविटी यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है, तो फिर उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट। ठीक है, तो कंपोजिट ऑब्जेक्ट के लिए और कैविटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कर लिया था। राइट। अब नेक्स्ट वाले केस में, यानी कि अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी किया था कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है, कोई बॉम्ब है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के एक्सप्लोड कर गया, इसमें दो क्वेश्चन बनता था। एक कि अगर ये मास यहीं पे गिर गया, तब के लिए ये दूसरा वाला जो पार्टिकल वो कहाँ पे जाके गिरेगा, या फिर एक ने अपने पाथ को अगर रिप्लेस किया तो कहाँ पे जाके गिरेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ एफ नेट 0 है, तो उसका मोमेंटम, इसको हम dp/dt लिखते हैं। और इस dp/dt को हम लोग लिख सकते हैं कि p इसका कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब। ठीक है, और इस केस में हम लोगों ने ऐसे लिखा था कि अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो m1 v1 प्लस m2 v2 सबका वेक्टर सम जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि m इंटू VCM के इक्वल होगा। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कर लिया था। आज इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, ये बताओ कि एस सी वर्मा का कहाँ तक हो गया है, बताना सब लोग, जो लोग हैं अभी मीटिंग में, कहाँ तक हो चुका है, ट्राई किया घर पे या नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुआ था आजकल क्लास में, कहाँ तक हुआ है। माइक अनम्यूट करके बोलो, एक तो तुम लोग कैमरा बंद रखते हो, उसके बाद कुछ बोलते भी नहीं हो। हाँ, कुछ किया या नहीं किया, हाँ हुआ, या तो क्वेश्चन किया होगा या फिर नहीं किया होगा, या फिर सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, जल्दी जल्दी फटाफट कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो मीटिंग से बाहर कर दूंगा या फिर बंद कर दूंगा मीटिंग।
रोज एक ही बात कहना पड़ता है, रोज, हर रोज। हाँ, बेवकूफ हो क्या? चलो, कुछ हुआ है क्वेश्चन? अरे अनम्यूट करके बताओ, तुम सब लोग से पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, नाम लेकर पूछो क्या? सर शायद क्वेश्चन 12 तक करा कहाँ तक हुआ है? क्वेश्चन 12 तक करा था शायद। कहाँ सर तक हुआ है? मेरा भी क्वेश्चन 12 तक। क्वेश्चन 12 तक हुआ, तो यही पूछ रहा था ना उतनी देर से, यही पूछ रहा हूँ। तुम लोग अनम्यूट करके बोलने में क्या जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कितना कैसा क्लास होता है तुम लोग का। मतलब सच में मैं ये क्लास एकदम बंद कर दूंगा इसको। उस तरह से पूछ रहा, कोई बोल नहीं रहे। सब ज्वाइन करके रखा, अनम्यूट करके बोलने का ऑप्शन उनके पास है, फिर भी कुछ कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन लोग को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 12 तक हुआ है। चलो 12 तक हुआ है, 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, जिनका 12 तक हो गया बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी को डाउट है या अभी करना है? हाँ सर, 13 नहीं आ रहा। नहीं हुआ है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार देख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कोई काट है जिसका मास m और रेस्ट में on a frictionless horizontal surface and a pendulum bob of mass small m hangs from the roof of the cart। ये दिखा रखा है, ये रूफ ऑफ द कार्ट से एक बॉल को हैंग करके रखा है, बॉब ऑफ मास m, जिसका मास m दे रखा है, फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार्ट। द स्ट्रिंग ब्रेक्स, द बॉब फॉल्स ऑन द फ्लोर, मेक्स सेवरल कोलिजन ऑन द फ्लोर एंड फाइनली लैंड्स अप इन द स्मॉल स्लॉट। ये जो दिखा रखा है, इसी में मल्टीपल कोलिजन के बाद ये आकर के यहाँ पे रुकता है, स्टैटिक होता है इस पोजीशन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले जो इसका पोजीशन था वहां से अभी चेंज हो चुका है। तो अगर इस पहले भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे रखा होगा इसके एक्सेस को, मतलब रेफरेंस फ्रेम जो हमने लिया है, और उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम के अंदर दो चीज दिख रहा है, एक ये जो पेंडुलम बॉब लगा रखा है वो, और दूसरा ये कार्ड, कार्ड का भी मास होगा, और इसका भी सेंटर कहीं पे होगा, और इसका भी कोऑर्डिनेट, और इसका भी मास कुछ दे रखा है। तो इससे हम लोग इस पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास निकाल करके लाएंगे। फिर जब ये मल्टीपल कोलिजन के बाद ये स्लॉट के अंदर आएगा, तब भी इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। इस दोनों सिचुएशन में, पहले वाले सिचुएशन और बाद वाले सिचुएशन में, दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम लोग ये निकालेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर है नहीं, सिस्टम जैसा पहले वाले सिचुएशन में था वैसे ही रहना चाहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहना चाहेगा। तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे, इसके लिए ये पूरा सिस्टम ही शिफ्ट होता है। ठीक है, तो पूरा सिस्टम ही शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए अब क्या करें बताओ? तो एक सिचुएशन जैसा यहाँ पे दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग डेटा एक बार देख लेते हैं। कार्ड का मास कैपिटल एम है, और इस पेंडुलम बॉब का मास स्मॉल एम। ठीक है, और इससे स्लॉट से जो डिस्टेंस है वो एल दे रखा है। ठीक है, तो ये पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड, जब वो स्लॉट के अंदर गिर जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट कार्ड का कितना है। ठीक है, अब देखो, इन लोगों का नहीं हुआ, इन लोगों का डाउट है। तुम ये बताओ कि कहाँ पे रखना है तुम्हें, कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। इधर में हमें एक स्लॉट बना करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्लॉट, और इधर में पहले से एल डिस्टेंस के ऊपर, स्लॉट से एल डिस्टेंस पे ये पेंडुलम बॉब का लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा अपने मन से। रेफरेंस फ्रेम लेना है तो कहाँ पे ले, क्या लगता है? बताओ, तुम लोग से पूछ रहा हूँ, सजेस्ट करो कि कहाँ पे लेना है।
पेंडुलम बॉब के ऊपर ले ले कि इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर ले, कहाँ पे ले, रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे, बॉब के ऊपर ले ले, ठीक है। तुम जहां कहोगे मैं वहीं रख के बना दूंगा, सबसे आंसर एक ही आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये नहीं घबराना नहीं कि यहाँ पे लेते हैं वहां पे लेते हैं, जहां मर्जी हो वहां पे ले लो, सबसे आंसर एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन स्मार्ट लोग वो होते हैं जो हमेशा कैलकुलेशन को मिनिमाइज करते हैं, आंसर तो उनका भी रिजल्ट निकल करके आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर देते हैं। बताओ तुम लोग को अगर लेना हो इसमें, सबसे पहले तो रेफरेंस फ्रेम लेना है, रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे लेंगे, सोच करके बताओ। सर बॉब पे, कहाँ पे, पेंडुलम बॉब पे। पेंडुलम बॉब के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। और कोई, सब लोग अग्री करें कि यहीं पे लेकर के मतलब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं, या फिर कोई और छोटा रास्ता हो सकता है। मैं दोनों से ही करूंगा, एक तो पेंडुलम बॉब के ऊपर ही लूंगा, और दूसरा मैं कहीं अलग जगह पे भी लूंगा। सर जहाँ पे जाके वो बॉब गिर रहा है वहाँ पे सेंटर, लाइक वहाँ जहाँ पे, बैक से, जहाँ पे जाकर वो बॉब आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जहाँ पे जाके वो गिर हाँ रहा है। हाँ, अगर ये स्लॉट में जाकर के फाइनली गिर रहा है ऐसे, ठीक है, फाइनल पोजिशन इसका यहाँ पे, तो याद होगा तुम लोग को मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर वाला क्वेश्चन, हम लोगों ने बीच बीच में वो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए गए थे, तो हम लोगों ने बीच में ही ले लिया। उसी तरह से फाइनल पोजिशन का स्लॉट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और स्लॉट बिल्कुल बीच में बना हुआ है, तो हम लोग ऐसे एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है, मतलब ये कार्ड कितना मूव करेगा, हमें सिर्फ इससे मतलब, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में अगर मैंने यहाँ पे ले लिया इसे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, वाई भी 0, राइट। वाई हमें लेना नहीं है, चलो ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एल डिस्टेंस पीछे है तो -L, -0, इसी रेफरेंस लेवल पे अगर ले रहे हैं तो -0, राइट, -L, 0। अच्छा, हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालने को कहा गया था क्वेश्चन। अब बताओ, इस कार्ड का मास कैपिटल एम दे रखा है, इसका स्मॉल एम दे रखा है। अब मुझे इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका मास और इसका कोऑर्डिनेट, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। XCM पहले वाले सिचुएशन में मैं x1 लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है, पहले वाले सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास, तो क्या करेंगे, m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -L प्लस कैपिटल M इंटू 0 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हो जाएगा x1 CM। उसके बाद तो ये वैल्यू आ चुका है -ml बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद नए वाले सिचुएशन है, जब ये पेंडुलम बॉब गिरा यहाँ से मल्टीपल कोलिजन का, जब जाकर के स्लॉट में गया, उस केस में हम लोग नेक्स्ट वाले सिचुएशन में इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो क्या लेंगे बताओ, स्मॉल m इंटू, अभी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो चुका है, ये स्लॉट स्लॉट के लिए बॉल का देखना है, तो बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो चुका है, ठीक है, और ये m भी 0 पर है, प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये पूरा चीज 0 हो गया। तो चेंज कितने का आया, 0 माइनस दिस, यानी कि ml डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल, इतना ही अपने आप को इसने शिफ्ट किया होगा, ठीक है। अब चलो तुम लोग का था कि नहीं हम पेंडुलम के ऊपर लेते हैं रेफरेंस फ्रेम, इसको कॉपी करो। इस बार हम लोग लेने वाले हैं पेंडुलम बॉब के ऊपर। चलो, रेफरेंस फ्रेम को इस बार हमने यहाँ पे ले लिया, ये है मेरा, ठीक है, ये ले लिया। तो इसका अगर रेफरेंस फ्रेम हमने यहाँ पे लिया तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये नहीं रहा। अब इसका कोऑर्डिनेट एल डिस्टेंस आपने कहा था, तो L,0 L,0, ठीक है। अब बताओ m इंटू, मैं पहले वाले सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ, तो m इंटू 0, स्मॉल m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू L डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, ऐसा हुआ, यानी कि कैपिटल M इंटू L डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल, ऐसा हुआ। सेकेंड वाले सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास निकाला, सेकेंड वाले सिचुएशन में अब ये स्लॉट के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो रेफरेंस में वही रहा, इस m का कोऑर्डिनेट अब चेंज हो चुका है,
एक्स कोऑर्डिनेट एम एल पे आ चुका है, तो ऐसा लिखेंगे स्मॉल एम इंटू एल प्लस कैपिटल एम इंटू एल, कैपिटल एम का भी एल पे ही है सेंटर ऑफ मास, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब कितना ये शिफ्ट, ये तो चेंज लग रहा है दोनों को, पहले अलग था इस बार अलग है, तो इस बार हम चेंज निकालने के लिए, शिफ्ट निकालने के लिए, कितना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ इसको निकालने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो एम एल प्लस एम एल बाई एम प्लस एम माइनस माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। अब देख सकते हैं यहाँ पे एम प्लस एम, तो दोनों में ये एलसीएम वही रहा, दिस माइनस दिस, यहाँ से भी वही है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा सिलेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम वहां पे तुम बचाओगे, और वो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रेटजी कौन सा प्लानिंग दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये जब आया था तभी उसका आंसर आ गया था एक तरह से, क्योंकि ये तो जीरो और जीरो माइनस दिस करेंगे, तो अगर किसी ने यहाँ पे जहाँ पे फाइनल इसका डेस्टिनेशन वहां पे अगर ये एक्सेस को रख दिया, तो फिर फाइनल कैलकुलेशन उनको नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड वाला कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन वही होगा जो फर्स्ट वाला कैलकुलेशन है, सिर्फ साइन उसमें चेंज है। क्लियर? तो यहाँ पे ये मेथड 1 है और वो मेथड 2 है, हमारी मर्जी जिससे करना है करो। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी और पॉइंट पे भी काम है वहां पे भी लेकर के दिखा सकता, जहां मर्जी तुम वहां पे चूज कर लो, डिफरेंस फ्रेम को वहीं पे रख करके हर बार जब चेंज निकालूंगा तो यही आएगा एम एल बाई एम प्लस एम। क्लियर है? सर सेकंड सिचुएशन वो है जिसमें बॉल ऑलरेडी गिर गया है। हाँ, सेकंड सिचुएशन है जिसमें बॉल स्लॉट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये नहीं बनने का रीजन क्या था, मतलब क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, या फिर क्वेश्चन तो ये कहा गया था ना कि ऐसे लगा हुआ है कहीं पे है, मुझे नहीं पता, मुझे एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, एक्स के रिलेशन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा कि एक्स कोऑर्डिनेट का इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखा था, अगर किसी ने यहाँ पे रखा है तो ये माइनस एल कॉमा जीरो था, अगर किसी ने इसके ऊपर रखा है तो इसका सेंटर एल कॉमा जीरो, तो सबके सेंटर को लोकेट करना था, उसके बाद दो पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ है दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। तो इसमें नहीं बनने का रीजन मुझे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं बना? ठीक है, चलो एक एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, ऑन एग्जांपल का क्वेश्चन। सर इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट निकालना था ना, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सेंटर ऑफ मास का ही, मैं समझ गया, तो ये पूछ रहा कि सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस निकाल के हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, राइट? ये कहना चाहते हैं ना? हाँ अब सुनो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कोई बाहर से कोई आदमी आकर इसको पुश किया है, आया ना? नहीं। नहीं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, इस बात से तुम अग्री करिए, बहुत अच्छा। एक्सटर्नल अगर कोई फोर्स नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या, जहां कहीं भी चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं। तो एक सिचुएशन तुमने कैलकुलेट किया, सेंटर ऑफ मास कुछ आया तुम्हारा, ठीक है, अब बताओ जब ये अपने किसी भी रीजन से ये टूट करके नीचे जब गिरा, या ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था इसका वजह से नीचे गिरा, लेकिन मल्टीपल कोलिजन के बाद ये शिफ्ट कितना हुआ, एल डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ये अपना पोजीशन पेंडुलम बॉब अपना पोजीशन शिफ्ट कर चुका है, नए वाले लोकेशन पे जा चुका है, तो नए वाले लोकेशन पे जा चुका है। अब के सिचुएशन में अगर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया तो ये नया लोकेशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आया ना? हाँ। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, तो ये जो नया लोकेशन है इसको वापस से पीछे ले जाने के लिए ये कार्ट, सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो इसके लिए कार्ट ही अपने आप को शिफ्ट करता है। क्लियर? सेंटर ऑफ मास को वही रखनी,
ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है सर। इसलिए हर बार हम लोग यही कर रहे थे। इससे पहले जो मिस्टर वर्मा मिस्टर माथुर वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही किया था। ठीक है, कि पहले हम लोगों ने एक सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर दूसरे सिचुएशन में निकाला, देखा कि ये तो चेंज नजर आ रहा है, तो बोट अपने आप को चेंज कर देगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पे रहे। ठीक है, ऐसा बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसमें एस सी वर्मा में ही। ऐसा है कुछ कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को ऐसे रख दिया गया है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूरा लेंथ जो है वो 10 मीटर का है सपोज दैट। ठीक है, अब पूछा गया है कि जब ये ब्लॉक यहाँ से स्लिप करके नीचे की तरफ आएगा, ये पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, स्मूथ सरफेस रखा है, स्मूथ सरफेस के ऊपर ये पूरे सिस्टम को रखा है। उसको यहाँ से रिलीज किया, ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये अपनी जगह पे ही रहेगा या फिर होगा इसके साथ? आगे के पीछे? राइट की तरफ। इसने कहा कि थोड़ा राइट की तरफ जाना चाहिए। तुम लोग का क्या कहना है, राइट की तरफ जाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा? पूछ रहा हूँ तो बोला करो। राइट की तरफ जाएगा या फिर क्या होगा? फिर राइट की तरफ जाएगा, हम्म, तो शिफ्ट होगा राइट की तरफ। राइट की तरफ जाएगा। नियति, क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा? जब ये नीचे की तरफ, अभी इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, जब ये नीचे चला आया तो ऑब्वियसली इसको, जब ये शिफ्ट होकर के लेफ्ट की तरफ आया तो इसको राइट की तरफ जाना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे बना हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे? ये वाला दिया हुआ है कितना है, नीचे वाला लेंथ भी शायद दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये इनका वर्कड आउट एग्जांपल का क्वेश्चन। ये रहा, ब्लॉक ऑफ मास n इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए बिगर ब्लॉक। अच्छा, बिगर ब्लॉक का मास 10 m दिया हुआ है। अच्छा, ये 10 m दिया हुआ है, ये 2.2 मीटर है, नीचे वाला 2.2 मीटर है। ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन। ये 2.2 मीटर दे रखा है, ये मास m है, ये इसका मास वेज का मास 10 m। कहा कि ये जब स्लाइड करके नीचे की तरफ आएगा, ये कितना मूव कर जाएगा बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिचुएशन देखना है, अगर ये नीचे की तरफ आया, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, तब ये नीचे आ चुका होगा ऐसे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये स्टैटिक रहा होता, ये पहले वाला जो ब्लैक कलर का सॉलिड पर दिख रहा है, बेस दिख रहा है, ये अगर स्टैटिक होता तो ये नीचे आता ऐसे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता है मुझसे, किसका, एम मास का, अगर मुझसे एक्स डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो मैं कहता 2.2 मीटर। अगर ये स्टैटिक होता, कौन सा है, ये वेज, वेज अगर स्टैटिक होता, ये स्लाइड करके नीचे आ जाता, तो मुझसे अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछता इसका, तो मैं कहता 2.2। ये लेंथ नहीं देखता, ये लेंथ कितना है, इस लेंथ से मुझे मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहले यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 2.2। लेकिन हम तब कहते जब ये फिक्स्ड वेज होता तब, लेकिन ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है, जैसे ये नीचे आएगा ये भी पीछे चलना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ चुका है, मान लेते ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, तो इधर भी एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, बताओ ये स्टैटिक होता तब ये 2.2 मीटर जाता, लेकिन स्टैटिक नहीं है तो कभी कितना गया होगा,
2.2 माइनस एक्स। इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, यहाँ से कितना है, अरे इसका एक्चुअल पोजीशन तो यही है ना, ये वाला पोजीशन। अगर ये स्लाइड करते हुए पीछे, वेज पीछे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेज जब ये नीचे तक पहुंचा, वेज यहाँ तक स्लाइड हो चुका था, तो चला वो यहाँ से था, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनली अभी वेज पीछे जा चुका है, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, 2.2 माइनस एक्स, ठीक है। तो वेज अगर एक्स डिस्टेंस गया है, ठीक है, तो इस ब्लॉक एम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2.2 माइनस एक्स, ठीक है। तो 2.2 माइनस एक्स ऐसा लिखा गया है, इसका ब्लॉक का एक्चुअल एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2.2 माइनस एक्स, ठीक है। 2.2 माइनस एक्स इंटू एम, क्योंकि ब्लॉक का मास एम है, इक्वल टू 10m इंटू एक्स। 10m किसका है, तो इसका 10m इंटू एक्स। मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में क्या लिखा गया है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मोमेंट ऑफ मास से करते हैं। मोमेंट ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0 ही हो। ये छोटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दीबाजी में जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा तेजी से हम क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। मोमेंट सर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास क्या होता है? मोमेंट ऑफ मास वही है जो तुमने पढ़ा, तुम्हें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये पढ़ लिया है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, सेंटर ऑफ मास को हमने 0 पर ले लिया, मान लिया कि लेट सेंटर ऑफ मास बी एट द ऑरिजिन। अगर सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बाद में भी ऑरिजिन पे ही होना है, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। तो ये जो आया है m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0, इसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। m1x1 को कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास का सम जो होगा वो 0 होगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो यहीं से आया। m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 सेंटर ऑफ मास था। अगर कोई ये नए वाले सिचुएशन में, पहले वाले सिचुएशन में ऑरिजिन पे था, हमने मान लिया कि ऑरिजिन पे था, रेफरेंस में तो कहीं भी ले सकते हैं, तो हमने मान लिया कि ऑरिजिन पे था, इसको अगर हमने ऑरिजिन पे ले लिया तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, तो m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सोच कर देखो, ये आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, कौन, ये वाला, तो इसको मैंने लिखा m इंटू 2.2 माइनस एक्स, किधर की तरफ, निगेटिव, प्लस ये वाला ब्लॉक किधर की तरफ आया, ये 10m वाला ब्लॉक किधर की तरफ, राइट की तरफ गया, तो 10m इंटू एक्स ऐसे लिख, इसको पॉजिटिव लिखा, लिख दिया m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू, पहले से मैंने मान रखा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, ऑरिजिन पे है, तो इक्वल टू 0, तो यही तो आया 10mx इक्वल टू m इंटू 2.2 माइनस, यही चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का ही ये कॉन्सेप्ट है, अलग से नहीं आया। अब यहाँ से x की वैल्यू तुम निकाल लो, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, वही आंसर। ठीक है, यहाँ तक। एक और क्वेश्चन है, ये भी करना है। The hero of a stunt film fires 50-gram bullet from a machine gun, each at a speed of 1 kilometer per second. If he fires 20 bullets in 4 seconds, what average force does he exert against the machine gun during this period? क्या कहा, 50 ग्राम का बुलेट है और ईच बुलेट का 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऐसा कितना बुलेट, 20 बुलेट्स इन 4 सेकेंड। तो पर सेकेंड में कितने बुलेट जा रहे हैं, 20/4, पर सेकेंड में कितने जा रहे हैं, 20/4, 20/4 यानी कि कितना, 5, तो पर सेकेंड में 5 बुलेट, तो तुम ऐसे निकालो m इंटू v, और ये मशीन गन कहाँ पे जा, ये व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पर सेकेंड
जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो कितना है, तो m इंटू वी, और m इंटू वी ऐसे कितने, तो 5 बुलेट, 5 mv, 5 mv। लेकिन ये 1 सेकेंड ऑलरेडी है नीचे में, क्योंकि पर सेकेंड में ये फिनोमिना हो रहा है। तो 5 mv अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो यही एवरेज फोर्स बनेगा इसका, ठीक है। तो 5 मास दे रखा है 50 ग्राम है, ये 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग। 5 ग्राम को लिखा केजी में, क्योंकि हम फिजिक्स में है तो एसआई यूनिट में सारा कैलकुलेशन रखेंगे। 0.050 केजी, 1000 तो उसका वेलोसिटी है, 50 केजी मीटर पर सेकेंड इसका एमवी का वैल्यू आ गया, मोमेंटम का वैल्यू आ गया। अब इसमें 20/4 करके यानी कि 5 ही मल्टीप्लाई किया गया, तो 250 न्यूटन का एक फोर्स आया। यानी कि जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया है एवरेज फोर्स के लिए, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एवरेज। तो रेट ऑफ चेंज निकाल दिया, 250 न्यूटन आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्या कहा गया है कि एक ब्लॉक है, a block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 20 meter per second burst into two equal part, दो इक्वल पार्ट में burst कर गया, ठीक है। Continuing in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। If one of the part moves at 30 meter per second, with what speed does the second part move, and what is the fractional change in the kinetic energy? किस डायरेक्शन में सेकेंड पार्ट मूव करेगा, एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले का मोमेंटम क्या था और बाद का मोमेंटम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, क्या कहा गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन है? पहले से ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो इसका अपना एक मोमेंटम होगा m इंटू वी। अब वही अपने इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से किसी रीजन से ये बर्स्ट कर गया, दो इक्वल पार्ट, ठीक है। एक एक पार्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे पार्ट को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले कितना था और बाद का काइनेटिक एनर्जी कितना है, दोनों में चेंज निकालेंगे, डिवाइडेड कर बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फिर से हम ये देखेंगे, तो मोमेंटम को करेंगे कंजर्व। पहले का मोमेंटम m इंटू वी, बाद का मोमेंटम तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसमें से एक पार्ट का स्पीड दे दिया है, दूसरे पार्ट का स्पीड नहीं दे, लेकिन दो इक्वल पार्ट के रखा है, इसलिए m/2 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले इनिशियल मोमेंटम, ये बाद का मोमेंटम, मास को कैंसिल कर दिया, 20/30/20, ये कितना हो चुका है, 15 हो चुका है, ये 20 है, 20 इक्वल टू 15 प्लस m तो कैंसिल हो चुका है, प्लस v/2, तो कितना है ये, 20 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 इंटू 2 कर देंगे तो 10, यानी v का वैल्यू आ रहा है 10, v का वैल्यू आ रहा है इक्वेशन से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, हाफ इंटू मास, तो m/2 था, इंटू v का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू मास इंटू सेकेंड वाले v का स्क्वायर, माइनस इनिशियल का काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है, आ रहा है 50 इंटू m इंटू m स्क्वायर बाई s, वो यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का निकालना है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, तो अभी का काइनेटिक एनर्जी कितना है और इनिशियल अमाउंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m इंटू 20 का स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक, ठीक है। और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाला भी क्वेश्चन कि कोई कार है जो कि m मास का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, ठीक है,
when the hero of a Hindi film drops himself on its floor, like on it from above, ठीक है, taking the mass of the hero to be a small m, what will be the velocity of the car after the event? ठीक है, क्या कहा, ये कार जा रहा था और इसी के ऊपर ये पर्सन जंप करके आ गया अचानक से, ठीक है, ये हिंदी फिल्म का हीरो जंप करके आ चुका है इसके ऊपर। अब हमें ये बताना है कि नया वेलोसिटी क्या होगा। पहले ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा था, ठीक है, पहले ये क्या था, किसी वेलोसिटी v से जा रहा था ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पर्सन नहीं था, अचानक से ये आ गए, ठीक है। तब क्या करेंगे, पहले से इसका मोमेंटम कुछ रहा होगा, पहले से इसका मोमेंटम क्या था, कार ऑफ मास मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड व्हेन द hero of a Hindi film drops himself on it from above, taking the mass of the hero to be a small m, what will be the velocity of the car after the event? अब ये बताओ, पहले से तो सिर्फ कार के पास मोमेंटम था क्या, m इंटू v, और कोई इस हीरो का कोई मोमेंटम नहीं था, किसी वेलोसिटी से नहीं जा रहा, ये अचानक से इसके ऊपर आ गया, तो फाइनल मोमेंटम को हम ऐसे लिखेंगे m प्लस m इंटू v प्राइम, ऐसा, ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी ही नहीं रहा, v प्राइम इक्वल टू क्या आ चुका है, m इंटू v बाई कैपिटल M प्लस, ठीक है, तो m इंटू v बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये इसका मोमेंटम है। सिंपल, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये करना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और कराने के बाद मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा। वो प्लेट वाला क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 15 करने का तो हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन वहां से करेंगे, उसके बाद आज ये इसका ये लास्ट 3 क्लास है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास का पूरा विद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। A man of mass small m is standing on the platform of mass capital M, kept on smooth ice के ऊपर है। A man of mass m is standing on a platform of mass capital M on the smooth ice. If the man starts moving on the platform with a speed v relative to the platform, with what velocity relative to the ice does the platform require? क्या कहा, A man of mass m standing on the platform of mass capital M, kept on smooth ice के ऊपर है। If the man starts moving on the platform with a speed v स्पीड से अगर वो चलना शुरू कर दिया, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ, विथ व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू आइस डज द प्लेटफॉर्म रिक्वायर, किस स्पीड से ये प्लेटफॉर्म जो है वो आइस के ऊपर रखा है। ये प्लेटफॉर्म कैसे मूव करना शुरू करेगा, ये ब्लैक वाला प्लेटफॉर्म है, ये आइस का सरफेस है, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि इसने इस प्लेटफॉर्म के रिलेटिव में किस स्पीड से चलना शुरू किया है। A man starts moving on the platform with a speed v relative to platform, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट, मतलब प्लेटफॉर्म अगर स्टैटिक होता तो ये इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में v स्पीड से जा रहा है, हालांकि आइस के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड कुछ और होगा, क्योंकि सोच के देखो कि अगर ये मूव करना शुरू कर रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ, प्लेटफॉर्म भी नीचे की तरफ पीछे की तरफ आना शुरू हो जाए, तब तो आइस के रिस्पेक्ट में इसका कुछ और ही हो जाएगा स्पीड। ऐसा समझो कि कोई स्टैटिक गाड़ी है, कोई ट्रक है, और ट्रक के ऊपर कोई पर्सन चलना शुरू कर दे ट्रक के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और ट्रक स्टैटिक, तब तो उसका वेलोसिटी होगा, जो बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो उसका स्पीड है वही उसका भी। लेकिन अगर ये ट्रक के ऊपर चल रहा है और ट्रक भी चलना शुरू कर दे, तो उस केस में जो मैन नीचे ग्राउंड में खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में उसका स्पीड वो नहीं होगा जो ट्रक के रिस्पेक्ट में है, कि नहीं। उस समय दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे इसका ध्यान रखना है कि ये जो हमें दिया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में, स्टैटिक है तब के लिए, जब
ये प्लेटफॉर्म खुद ही मूव कर रहा है, उस केस में मान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म का अपना वेलोसिटी W, ठीक है, या V है, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म V से रिक्वायल किया है, ठीक है, V से रिक्वायल किया है, और तो स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मैन का स्पीड कितना हो चुका है, V प्लस W। और ये क्या लिखा हम लोगों ने पहले क्या एज्यूम किया है कि the man moves at a speed v towards right and the platform require at a speed v। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये w स्पीड से मैन चलना शुरू किया है और ये v स्पीड से रिक्वायल हुआ है, ठीक है। तो v स्पीड से रिक्वायल हुआ है और w स्पीड से मैन चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म का स्पीड प्लस किसका, मैन का, ये दोनों ऐड हो करके ये इसका रिलेटिव स्पीड बनेगा, ठीक है। तो v जो स्मॉल v जो दे रखा था वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉल v माइनस रिक्वायर्ड स्पीड को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब इसके रिस्पेक्ट में मैन का स्पीड w हुआ। हम लोगों ने क्या मान लिया कि मैन ने w स्पीड से चलना शुरू किया, ठीक है। हमें इसके रिस्पेक्ट में कितना दे रखा था, v, इसके रिस्पेक्ट में v माइनस रिक्वायर्ड वाला कैपिटल v, स्मॉल v और ये कैपिटल v इज इक्वल टू क्या है, मैन का स्पीड w, ये ले लो। तो W इक्वल टू V माइनस डब्ल्यू, ऐसा V माइनस कैपिटल V ऐसा लिख सकेंगे। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें अप्लाई करना है। क्या करेंगे कि पहले से मैन स्टैटिक था, पहले से मोमेंटम 0 था, अब m इंटू V शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म का है, और मैन ने m इंटू W से चलना शुरू किया था, तो माइनस ऑफ m इंटू W इक्वल टू 0। अब W जो हमने निकाल रखा है यहाँ पे कैपिटल V, स्मॉल v माइनस कैपिटल V, उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, W की जगह पे। तो यहाँ से ये कैपिटल V हमें निकालना था m इंटू V बाई m प्लस f, ठीक है। कोई इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई इसको ऐसे भी सोच सकता था ऐसे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मैन चलना शुरू कर दिया, ठीक है। प्लेटफॉर्म का इनिशियल स्पीड क्या था, 0। अब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये V स्पीड से चलना शुरू हुआ है, तो m इंटू V प्लस 0 इक्वल टू, अब ये पूरा सिस्टम, क्योंकि जैसे जैसे ये चलना शुरू हुआ ये पूरा रिक्वायर होना शुरू हुआ किसी स्पीड कैपिटल V से, तो अब हम लिख सकते हैं m प्लस m इंटू कैपिटल V। तो यहाँ से ये कैपिटल V का जो वैल्यू है m इंटू V बाई m प्लस m, तो बनाने का ये भी एक मेथड है, जैसे तो नहीं इजी लगे वैसे कर लो। लेकिन इसमें वो कंसेप्ट को बताया गया कि रिलेटिव का मतलब क्या है, हर चीज को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो सिग्मा का जो मेथड है, ठीक है। सर रिलेटिव वाला मेथड ढंग से समझ नहीं आया। ठीक है, चलो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। टर्म को देखना है इधर कि मैन का मास स्मॉल m दे रखा है और ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे, जिसका खुद का मास कैपिटल M, ठीक है। अभी तक इतना तक समझ में आया। और ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है, मतलब आइस के ऊपर रखा है। इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना शुरू किया है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये स्पीड प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रहा है, ठीक है। अब इस मैन को हटा दो ये बस, और ये आइस है, ये आइस सरफेस है और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा है, ये ब्लैक कलर वाला, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म स्टैटिक है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो इस प्लेटफॉर्म का स्पीड है, ठीक है, वही साइज के रिस्पेक्ट में इस प्लेटफॉर्म का स्पीड, ठीक है। लेकिन जैसे ये चलना शुरू कर दिए, इस पर्सन इसके ऊपर एक इंच से दूसरे इंच के ऊपर जाना शुरू कर दिया, जैसे इसने चलना शुरू किया तो हर बार इसका देखो लोकेशन जो है, इसका पहले यहाँ पे था मैन का, जो कुछ देर बाद यहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास तो चेंज हुआ। सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रखने के लिए, पहले जहाँ पे था वैसा ही रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म ही यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो मूव करेगा तो स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म का स्पीड अलग है आइस के रिस्पेक्ट में, और उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इस मैन का स्पीड स्मॉल v, ये सब रिलेटिव टर्म, ठीक है। ये मूव कर रहा है किसी स्पीड से, तो हम लोगों ने मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो स्टैटिक पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में मैन का स्पीड w मान लिया। क्या किया, कंसीडर सिचुएशन फ्रॉम द फिगर
सपोज द मैन मूव्स एट स्पीड w टुवर्ड्स राइट, ठीक है, एंड द प्लेटफॉर्म रिक्वायर एट स्पीड v। और जैसे ये w से चलना शुरू हुआ, ये मैन का स्पीड था w, वैसे ही ये v से रिक्वायर होना शुरू हुआ, v से रिक्वायर शुरू हुआ प्लेटफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब चलो इक्वेशन बनाते हैं कि v प्लेटफॉर्म का स्पीड है, प्लस साथ में पर्सन ये v स्पीड से मूव कर रहा है, w स्पीड से जा रहा है इसके ऊपर। तो ये जो रिलेटिव टर्म है यहाँ पे, रिलेटिव टर्म को अगर हम लोग लिखेंगे तो रिलेटिव टर्म क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम दोनों के वेलोसिटी रिक्वायर्ड स्पीड प्लस मैन का जो स्पीड, दोनों को ऐड कर दिया, यही इसके रिस्पेक्ट में निकल के आ v, मतलब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से हमने w को कैलकुलेट कर लिया कि मैन का स्पीड कितना है, का स्पीड आ गया v माइनस कैपिटल v, ठीक है, ये रिलेशन आ चुका। अब हम लोग अप्लाई करेंगे वो कॉन्सेप्ट m इंटू वी। पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में था, पूरा सिस्टम रेस्ट में, ठीक है, तो पहले का मोमेंटम इन्होंने लिख दिया कि पहले का इनिशियल मोमेंटम 0, ठीक है। अब मैन ने v वेलोसिटी w वेलोसिटी से चलना शुरू किया, किधर की तरफ, राइट की तरफ, तो रिक्वायर्ड स्पीड आया पीछे की तरफ, ठीक है। अगर पीछे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो राइट वाले डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे, तो मैंने वही किया यहाँ m इंटू वी, मतलब कैपिटल M क्या है, प्लेटफॉर्म का, कैपिटल M क्या था, प्लेटफॉर्म का, इनटू जो रिक्वायर्ड स्पीड है प्लेटफॉर्म का m इंटू वी कर दिया, माइनस m इंटू डब्ल्यू। माइनस क्यों, क्योंकि मैन का चलने का डायरेक्शन उल्टा है, जिधर की तरफ रिक्वायर्ड है उसको उल्टा है। तो अगर इसको हम पॉजिटिव रखेंगे तो इसको नेगेटिव रखेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे तो इसको नेगेटिव रखेंगे, तो माइनस ऑफ एम वी। यही था ना, मैन ने चलना शुरू किया वी डब्ल्यू स्पीड से और प्लेटफॉर्म रिक्वायर हुआ वी स्पीड से या कैपिटल वी से, तो m इंटू कैपिटल वी माइनस m इंटू डब्ल्यू, ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू मोमेंटम पहले दोनों का अलग अलग क्या था, ये भी रेस्ट में था, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में था, मैन भी रेस्ट में था, तो दोनों का मोमेंटम ऐसे लिख लो, दोनों का मोमेंटम। हर बार हम वही कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर, ये लिखा प्लेटफॉर्म के लिए, ये लिखा मैन के लिए, इनिशियल मोमेंट दोनों रेस्ट में था तो 0। अभी मुझे वापस से लिखना है प्लेटफॉर्म के लिए, तो m इंटू वी रिक्वायर हुआ वी स्पीड से, माइनस क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसके डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो मैन के डायरेक्शन को मुझे माइनस लेना, माइनस m इंटू मैन किस स्पीड से जा रहा था, w से, तो m इंटू डब्ल्यू। अब ये दोनों का फाइनल मोमेंटम लिखा, ये इनिशियल मोमेंटम था, दोनों इक्वल रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब इसमें हमें करना है इस v को सिर्फ सब्स्टिट्यूट, w को सब्स्टिट्यूट, स्मॉल v माइनस कैपिटल v हमने पीछे में निकाला था, वो सब्स्टिट्यूट किया, अब v हमें निकालना है, तो v को कैलकुलेट कर, ठीक है। यही मेथड काम का है, इसको सीखना, मतलब ये काम में इसलिए है क्योंकि आगे चल करके जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे तो उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है, तुम्हें दोनों मेथड से करना है जो तुम्हारे लिए इजी हो, अभी के लिए वो फॉलो करो। क्वेश्चन ये है, चलो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन, ये नंबर से चलते हैं हम लोग, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन पहले करो, 14 तो आसान है। balloon the balloon, the light rope and the monkey shown in the figure are at rest in the air. If monkey reaches the top of the rope, by what distance does the balloon descend? अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो बलून कितना नीचे आ जाएगा, ये तो मंकी ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पहले लिखा, तो मैं हमेशा मेरे जो बनाने का टेक्निक है मैं क्या करता हूँ, चाहे इसका फाइनल डेस्टिनेशन है मैं वहीं पे रेफरेंस फ्रेम को ले लेता हूँ। मैं लूंगा इसको फाइनल डेस्टिनेशन, बलून तक पहुंचना है इसको, तो मैंने इसी को रेफरेंस फ्रेम ले लिया, मैं लिखूंगा इसको 0,0। एक्स के डायरेक्शन कोई मोशन नहीं, वाई के डायरेक्शन, वाई के अलावा लिखेंगे, तो वाई सी एम पहले वाले सिचुएशन में कितना था, पहले वाले सिचुएशन वाई सी एम कितना था, तो m इंटू 0, और ये कहाँ पे एल लेंथ नीचे है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, माइनस एल, तो माइनस स्मॉल एम इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये था इसका वाई सी एम पहले वाले से। अब सेकेंड वाले सिचुएशन में तो 0 हो चुका है, ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले सिचुएशन में क्या था, माइनस एम एल बाई एम प्लस एम, अभी वाले सिचुएशन में 0 है, तो ये कितना मूव किया होगा बलून, ये पूरा सिस्टम कितना मूव किया होगा, तो 0 माइनस दिस,
ये आंसर हो। चलो भाई ये m×12/10 ठीक है। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन बताया था, याद होगा हम लोगों ने लिखा था ऐसे, P=mv होता है, हाँ, P² = m²v² होता है। ऐसा लिख दिया। अब P²/m = mv², ऐसा हो चुका है। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये काइनेटिक एनर्जी बन चुका। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, P²/2m। अब तुम खुद देखो यहाँ पे हमें किस का रेशियो निकालने बोला है, बोल दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है मोमेंटम का रेशियो, तो मोमेंटम का तो सब्जेक्ट बना देते हैं √2m × k इज द काइनेटिक एनर्जी, √2m k इज p, ठीक है। अब p का पूछा गया तो ऐसे लिखो 2m_k1 m1k1 ये p1 था, ये p2 है, √2 × m2k, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k1 k2 इक्वल है इसलिए कैंसिल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को इक्वल बोला गया है। तो जो मास का रेशियो है उसी का अंडर रूट ये हो जाएगा, √m1/m2। दिस इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1:4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, दैट इज 1:2, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा चीज यूज हुआ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसा ही है, रिक्वायर्ड स्पीड निकालना है गन इसका, कि कोई न्यूक्लियस था जिसका मास दे रखा है 238 है, ऐसे देखना है तुम्हें। एक न्यूक्लियस है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस न्यूक्लियस का मास 238 दे रखा है, 238 यूनिट ले लो, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ है यहाँ से, जिस अल्फा पार्टिकल का स्पीड दे रखा है 1.4 × 10⁻⁷, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अल्फा पार्टिकल होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल है डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, He++ को कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल, He+, हीलियम का डब्ल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है, तो प्रोटॉन का ही मास इधर में रहेगा, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि 4m, इसका मास कितना है, अगर मास ऑफ प्रोटॉन को अगर mp लिखते हैं तो 4mp इसका मास, और इस हीलियम न्यूक्लियस में इतने न्यूक्लियॉन्स हैं तो इसका 238 mp ऐसे लिखते हैं, तो ये इसका मास करके है, mp इज मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो पहले इतना था, अभी यहाँ से 4 निकल चुका है, तो रेसिडुअल के अंदर 238 नहीं, अब रहेगा 234, यानी कि ऐसा कुछ एक छोटा सा मास यहाँ से निकला है, इसका मास कितना है 4mp, ठीक है। तो पहले से ये रेस्ट में था 0, ठीक है, और अचानक से इसके बाद 4mp यानी कि 4 हीलियम का जो मास है वो 4mp इंटू यहाँ का वेलोसिटी 1.4 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ये था इसका मोमेंटम प्लस 234 mp ये बचा हुआ रेसिडुअल का मास इंटू v, ऐसे लिखो। यहाँ से v निकालने पर क्या आएगा, -4mp इंटू 1.4 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 234 mp, mp कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा, कुछ आएगा निकल करके,
ये जो v है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि जिधर की तरफ अल्फा पार्टिकल गया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रेसिडुअल न्यूक्लियस पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस v को कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर होगा। लिखा भी है कि जो न्यूक्लियस बना है वो थोरियम का न्यूक्लियस बना है। ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। 17 18 उसी टाइप का क्वेश्चन है, 18 में थोड़ा डिस्कस करूंगा, 17 तो आसान है। m इंटू वी ऐसे लिखना है कि मास 50 kg का, पर्सन का स्पीड 1.8 प्लस मास ऑफ अर्थ इंटू वी प्राइम इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है 18 में। न्यूट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट में था, अब वो डीके हुआ, मतलब टूट गया, किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज ए मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दे रखा है, एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम भी दे रखा है। हमसे पूछा है कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। ऐसे देखना है कि पहले ये जो न्यूट्रॉन था वो किसमें था? रेस्ट में। न्यूट्रॉन रेस्ट में था तो पहले का मोमेंटम है 0, इनिशियल मोमेंटम है 0। फाइनल मोमेंटम किसमें गया? तो प्रोटॉन में, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू जो भी है उसका मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन पी ऑफ पी प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो को हम लोग न्यू से लिखते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से लिखते हैं। मोमेंटम ऑफ न्यू बार, इन सब का मोमेंटम 0 इक्वल होगा। हमें इसका मोमेंटम दे दिया है, इसका मोमेंटम दे दिया है, कितना है मोमेंटम तो लिखा हुआ है यहाँ। और सर वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, प्रोटॉन का थोड़ी। नहीं, प्रोटॉन का हमें निकालना है, प्रोटॉन का हमें निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दे रखा है, एंटी न्यूट्रिनो का दे रखा है, इसका हमें कैलकुलेट करना है। जिसका कैलकुलेट करना है उसको रहने देंगे। ये इनिशियल तो था, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, ये 0 था। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देना है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का, और जो भी ऐड होकर के आएगा उसी के इक्वल होगा प्रोटॉन का। लेकिन प्रोटॉन का हमें मोमेंटम नहीं पूछा है, प्रोटॉन का हमें पूछा है वेलोसिटी। तो ऐसे लिखेंगे, प्रोटॉन का मोमेंटम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, दोनों का सम करो, डिवाइड कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, उससे डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा। ये तो आसान था, लेकिन इसके बाद वाले में
क्या कहा कि इफ दे आर इजेक्टेड along and perpendicular direction, along and perpendicular direction, mass of the proton कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। हो गया? अगर सब के सब ये दोनों इफ दे आर इंजेक्टेड अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या लेंगे? चलो अपने मन से, एक एक्स के लॉन्ग चला गया, एक वाई के लॉन्ग चला गया। सर आप पीपी क्या लिए? पीपी हो गया मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, पी यहाँ से मोमेंटम हाँ, को, पर वो तो दिया हुआ नहीं है ना। वो तो हमें निकालना है, देगा क्यों? वो मोमेंटम निकालेंगे तभी तो उसका ये कैलकुलेट करेंगे। ये तो दिया हुआ है ना कि इनिशियल जीरो था, तो जीरो के साथ इक्वल कर देना है। बाबा ये क्या पूछ रही है? ये दोनों दिया हुआ है ना? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। दिया हुआ तो ऐड करो, ऐड करके इधर की तरफ जाओ, माइनस साइन क्या बताएगा कि जिधर दोनों गया उसके अपोजिट में प्रोटॉन जाएगा। हाँ हम लोग को वीपी। डिवाइड कर हाँ ठीक माइनस। है सर। अब उसके बाद में जो पूछा है कि दोनों एक्सिस के लंग चला गया, एक वाई एक्सिस के लंग चला गया सपोज दैट, ठीक है। ये जो मोमेंटम है एक्स एक्सिस के लंग हुआ तो दिस वन आई कैप लिख देंगे, और ये जो मोमेंटम वाई एक्सिस के लंग हुआ तो जे कैप लिख देंगे, ठीक है। तो इस बार मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? माइनस इंटू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और माइनस इस एक होगा आई कैप के लॉन्ग, दूसरा जे कैप के लॉन्ग, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। माइनस 1.4 इंटू 10⁻26 आई कैप माइनस 6.4 इंटू 10⁻27 जे कैप, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछे कि इसका वेलोसिटी बताओ प्रोटॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर देना, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में रहेगा। किसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूट अंडर कर, मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए पी ऑफ पी तो पता है हमें, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू पी ऑफ पी निकाल चुके हैं, -1.4 इंटू 10⁻26 माइनस 6.4 इंटू 10⁻27, या आई कैप जे कैप ऐसे लिखना है, दो डायरेक्शन अलग अलग, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइड करके लिखो आई कैप जे कैप के फॉर्म, तो उसका रूट निकाल देना, रूट अंडर मॉडुलस जैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं उसका।
ठीक है। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो और उसके बाद बताना कि तुम लोगों ने क्या समझा, क्वेश्चन को डिस्कस करना है पहले, और उसके बाद कैसे करेंगे भी करके देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है, एक मैन है जिसका मास कैपिटल एम, हैविंग ए बैग ऑफ मास स्मॉल एम, स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग जिसका हाइट कैपिटल एच, and starts falling from when at a height small h from the ground. He notices that the ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of the fall. In order to save himself, he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in the water. If the man just ascends to avoid the hard ground, where will the bag land? क्या कहा है, कुछ समझ में आया क्वेश्चन? ये पर्सन यहां से जंप करता है ऊपर से, ठीक है, जंप किया तो ये जब स्मॉल एच हाइट पे पहुंचा तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि नीचे अगर गिरेंगे तो एक हार्ड सरफेस है, हाथ पैर को टूटना ही है, ठीक है। लेकिन उसने नोटिस क्या किया कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से हॉरिजॉन्टल में एक पॉन्ड है, तो कहा कि पॉन्ड में अगर गिरेंगे तब तो बचने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हार्ड सरफेस के ऊपर गिरा तो बचने का पॉसिबिलिटी कम, ठीक है। ये थोड़ा बहुत फिजिक्स जानता है, इसने अपना दिमाग लगाया, हाथ में बैग है, इसने बैग को इधर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, बैग को इधर की तरफ फेंक दिया। अब बैग का पोजीशन अगर इधर की तरफ है, पहले अगर सीधे नीचे गिरता तो सेंटर ऑफ मास इसका नीचे की तरफ क्यों होता, लेकिन इस बार इसने बैग को फेंक दिया इधर, तो ये खुद शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा आगे, ठीक है। और हो सकता है कि ये गिरते हुए इस पॉइंट में जाकर के गिरे, ठीक है। सर बैग उल्टा डायरेक्शन में फेंकने से उसका ये लाइन कैसे चेंज हो गया? ठीक है, याद याद करो, मैंने ये चीज बताया था कि एक बॉम्ब है जो यहाँ पे जाके एक्सप्लोड होगा, ठीक है। हाँ एक एलिमेंट इसका यहाँ की तरफ वापस रिट्रेस हुआ, तो दूसरा 2r पे जाके गिरा था, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, एक ने अपना पोजिशन अगर चेंज कर दिया तो दूसरा भी अपने आप को इस तरह से चेंज करेगा ताकि सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन वही है, वही रहे, बताया था ये चीज, हाँ 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 सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर इसने बैग को इधर फेंक दिया, बैग अगर एक्स डिस्प्लेस इधर हो गया तो ये भी तो कुछ यूनिट डिस्प्लेस होगा, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है तो एक्स यूनिट ही कराना है ताकि ये पॉइंट में जाके गिरे। समझ में आया? बैग को अगर वो फेंकेगा तो वो भी डिस्प्लेस होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में ही हम लोग इसको कंजर्व कराएंगे, या मोमेंटम कंजर्वेशन हो या फिर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन तो mg का फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो ये अगर फेंकता है ऐसे ये भी शिफ्ट होगा इधर की तरफ, पॉसिबिलिटी है पॉइंट में गिरने का, ठीक है। अब रहा इसके कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो कैलकुलेशन हमें करना है, तो कैलकुलेशन के अंदर पीछे में हम लोगों ने चैप्टर में जो भी पढ़ रखा है, ठीक है, वो सब कुछ इधर में यूज होगा, ठीक है। चलते हैं बोर्ड की तरफ, इस क्वेश्चन को वहां पे करूंगा क्योंकि जगह कम है इधर में। मास मैन का एम है, बैक का स्मॉल एम, और हाइट कैपिटल एच का स्मॉल एच, और एक्स डिस्टेंस दिया हुआ है। चलो ऐसा है क्वेश्चन, ये कोई पर्सन है जो ऊपर से जंप किया है इसने, ठीक है, एच हाइट से, और उसने क्या नोटिस किया कि जब वो स्मॉल एच हाइट पे है, ठीक है, स्मॉल एच हाइट पे है, ये कैपिटल एच था, कैपिटल एच से गिरने का टाइम क्या होता, एच इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, तो 2h/g ये होता है टी का वैल्यू डन,
ऊपर से नीचे गिरने का, ठीक है। लेकिन जब ये स्मॉल h हाइट पे है, ठीक है, तो ये बताओ कि ऊपर का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो h माइनस एच होगा, तो इसमें तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, तो h माइनस एच इक्वल टू हाफ, ये टाइम टेकन अगर हम निकाले t1 लिख करके, तो t1 इक्वल टू रूट अंडर h माइनस एच बाई जी। मतलब टोटल इतना टाइम इसको लगना था नीचे वाला, जिसमें से इतना टाइम खर्च हो चुका है क्योंकि कैपिटल एच से जंप किया था, स्मॉल एच हाइट पे है। अब क्या करें, t1 टाइम तो हमें पता है रूट अंडर 2 h माइनस एच बाई जी, ठीक है। तो जो बचा हुआ टाइम है उतने में इसको x डिस्प्लेस करा देना है और इधर में पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने डिस्टेंस दिया है, इसके हाथ में जो बैग है उस बैग को फेंकने का इसने डिस्टेंस यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो बचा हुआ जो इसके पास टाइम है t2 लिख रहा हूँ मैं उसको, वो है t माइनस टी। तो रूट अंडर 2h बाई जी में से h माइनस एच बाई जी माइनस हो जाना है, तो 2 बाई जी अंडर रूट, और बचा के इधर में रूट अंडर h माइनस रूट अंडर h माइनस एच, ठीक है। ये रहा, ये बचा हुआ टाइम है जितना में उससे x डिस्प्लेस होना है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इसको उसने u वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। तो पहले इनिशियली कोई भी मोमेंटम नहीं था x के अलोंग, वो आ रहा था नीचे ऐसे वर्टिकली आ रहा था, x के डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं, ठीक है। अब उसने क्या किया, इनिशियली देयर इज नो एनी मोमेंटम सो जीरो इक्वल टू, अब उसने क्या किया कि बैग का मास स्मॉल m है, उसको उसने u स्पीड से फेंक दिया, लेफ्ट की तरफ फेंका है, चलो मैं माइनस ले लेता, तो ये खुद m प्लस v से इसका अपना मोमेंटम होगा m प्लस v, m प्लस v लिख दिया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया बैग का और इसका, और इनिशियल मोमेंटम जीरो थी। तो m इंटू वी को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इंटू यू, इधर जाकर के पॉजिटिव हो गए, सो v इक्वल टू m इंटू यू बाई कैपिटल एफ। ये इसका मैन का वेलोसिटी एक्स के अलावा, ठीक है। अब जो टाइम है हमारे पास बचा हुआ वो टाइम t2 है, x v इंटू ये t2 कर देंगे तो वो x के इक्वल होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे पहुंच पाएगा, पॉइंट में गिर पाएगा। यानी कि नाउ में क्या करना है, x इक्वल टू v इंटू टी टू, तो v इंटू टी2 की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हैं हम लोग, रूट अंडर 2 बाई जी इंटू h माइनस h, ठीक है, इक्वल टू x। और इस v को भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें तो बैक का वेलोसिटी निकालना है, तो बैक के वेलोसिटी के टर्म में m इंटू यू बाई एम लिखा बाई कैपिटल एम। हमें तो ये u निकालना है, तो u निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल M इंटू एक्स बाई स्मॉल m इंटू 2 बाई जी अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h माइनस h। ये इस u का वैल्यू। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलो। चलो ठीक, देखो इसका टाइम बचा हुआ, इसके पास कितना टाइम हुआ हमने निकाल दिया है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसने ऐसे फेंका इधर में तो इसका खुद का वेलोसिटी इधर की तरफ हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ चुका है, तो इस v को गिरने तक के टाइम में जितना भी जो टाइम है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें t2 में, और वो अगर x के इक्वल हो गया तो ये ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि हर बार तो ये शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी इसका कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, इसलिए भी इसका जो भी बैक को फेंकने की वजह से इसको मिला
वो मेंटेन रहेगा, और ये नीचे जाते हुए इधर की तरफ भी जा रहा है, ऐसे नीचे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे तो इधर में इधर की तरफ गिरेगा, पैराशूट की तरफ, ठीक है। तो इधर में कहीं पे जाके गिरेगा, तो इसको अपने आप को सेफ रखने के लिए एक्स डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हार्ड सरफेस के ऊपर गिरा तो उसके बचने का पॉसिबिलिटी कम, ठीक है। तो मैंने वही v इंटू टी टू कर किया, और उसको क्वेश्चन में जो एक्स दिया हुआ था एक्स के साथ इक्वेट कर दिया, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था। देखो आंसर यही होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है इधर में पूछने के लिए, या समझ में नहीं आया तो बता दें। हो गया, हटाओ उसको, तो बोल भी दो तुम लोग, बोलते भी कुछ। चलो हटा रहा हूँ उसका, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। देखो ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन वाले में, कि अ, जब ऐसे क्वेश्चन हो कि कोई बॉल है ऐसे स्ट्राइक करके पीछे की तरफ लौट रहा है, चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो सीधा हम लोग लिखते हैं 2p cos थीटा। अगर यहाँ का एंगल दे रखा हो तो उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि पहले एक मोमेंटम यहाँ पे था,
अब लौटा है तो इलास्टिक कोलिजन है, तो उतने ही वेलोसिटी से आया हो, जिस वेलोसिटी से उतने एंगल से भी और उतनी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन इसका हेड आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम आगे की तरफ शिफ्ट करके ऐसे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका मोमेंटम p था, तो क्या लिखेंगे, इधर की तरफ है p cos थीटा और इधर की तरफ है p sin थीटा। ठीक है, तो मोमेंटम को हम लोगों ने कैसे लिखा, p इक्वल टू p sin थीटा आई कैप माइनस p cos थीटा j कैप। पहले वाले में जब रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे एंगल थीटा से क्या है, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, p sin थीटा ऊपर में p cos। तो इस बार कैसे लिखूंगा, ये इनिशियल था, ये फाइनल, p sin थीटा आई कैप प्लस p cos थीटा j कैप। जब हम चेंज निकालेंगे तो पी एफ माइनस पी आई ऐसा लिखेंगे, और जैसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला सब्ट्रैक्ट होने की वजह से प्लस होकर के आ जाता है, क्योंकि कॉस थीटा ऐसा है। लेकिन जब वो एग्जाम में पूछेंगे, अब तुम याद करके जाओगे ऐसे कि जब चेंज इन मोमेंटम पूछा था तो टू पी कॉस थीटा होता है जब एंगल किसी एंगल से आ रहा था। लेकिन याद रखना है तो पूरे सिचुएशन में याद रखो, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है तब, नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा है तब। ठीक है, अगर इन्होंने इसके साथ एंगल दे दिया, बोल देंगे कि वॉल के साथ, मान लो कि वॉल जैसा सिचुएशन ऐसा बनाएंगे, अब ये अगर है तब तो रिजल्ट ठीक है, टू पी कॉस थीटा ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि वॉल के साथ, ये वॉल है, वॉल के साथ एंगल दे रखा है, तब के लिए सोचो, वॉल के साथ देने का मतलब इसके साथ एंगल दे रखा है। ये एंगल जब दे रखा होगा तब तुम्हें इस थीटा को निकालने के लिए 90 माइनस अल्फा पुट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा पुट करेंगे तो ये साइन बन जाएगा। ठीक है, तो या तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके कर लो, नहीं तो दोनों रिजल्ट याद। ठीक है, इस सरफेस के साथ अगर एंगल दे रखा हो तो ये फिर क्या आ जाएगा, टू पी साइन अल्फा ऐसा हो जाएगा, टू पी साइन अल्फा हो जाएगा अगर ये सरफेस के साथ एंगल दे रखा है तो। नहीं, अगर नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा है तो टू पी कॉस थीटा होगा, चेंज इन मोमेंटम। वही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि 50 ग्राम का कोई बॉल है, 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है प्लेन सरफेस पे, और इंसिडेंट हुआ 45 डिग्री, मतलब ये थीटा दिया हुआ है नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्ट हुआ उतना ही एंगल से। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम टू पी कॉस थीटा। ठीक है, फिर पूछा था चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पी आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तब भी पी आएगा। ठीक है, तो इस केस में चेंज इन मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, ये भी पी पी, तो आंसर इज 0, चेंज इन मैग्नीट्यूड इज 0। ठीक है, तो बी वाले का आंसर 0 है, पहले वाले का 2p cos थीटा कर देना। 2p निकालना पड़ेगा, 2 इंटू एम इंटू वी, मास को केजी में कन्वर्ट करना है, और थीटा की जगह पे 45 पुट करना है, एम का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ। अब इस बार उन्होंने क्या कहा, कह दिया मोमेंटम, जब हम किसी रेडिएशन के मोमेंटम की बात करते हैं तो रेडिएशन का कोई मास नहीं दिया जाता है। रेडिएशन का मोमेंटम तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू ये क्या नाम है, हाँ, मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लैम्डा, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा सेकंड वाले चैप्टर। ठीक है, पी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई मोमेंटम, तो मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लैम्डा भी लिखा जाता है, तो ये रेडिएशन का मोमेंटम। ठीक है, अब बोल दिया कि इंसिडेंट हुआ किसी एंगल थीटा पे,
तो बताओ उसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना है। अभी हम लोग लिखा, अभी हमने लिखा 2p cos थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू पी की जगह h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख, यही तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। देखो आंसर 21 का। टू इंटू पी को लिखा h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा, 2p cos थीटा, और p को लिख दिया h बाई लैम्डा, ठीक है। देखो मोमेंटम वाले क्वेश्चन किया, वेक्टर वाले क्वेश्चन जब दिया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वेक्टर वाले अप्रोच से करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कि कोई ब्लॉक है जो कि रेस्ट में था, वो 3 इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, इक्वल पार्ट, ठीक है। कभी मास का रेशियो दे देते हैं, कभी कह देते हैं इक्वल पार्ट में, और मूव किया किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, ठीक है, इक्वल स्पीड से। तो पूछा है इनिशियल स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। तो ऐसे लिखेंगे हम, जब तीनों का मास इक्वल नहीं दिया है, इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0। अभी हो चुका है m इंटू वी, ठीक है, पहले पार्ट का। फिर दूसरे वाले पार्ट का m इंटू वी किसके लॉन्ग, या आई के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो जे के लॉन्ग। तीसरे वाले का मोमेंटम नहीं पता, सिर्फ मुझे मास पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, m इंटू वैक्टर वी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे m इंटू वैक्टर वी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वी आई कैप, माइनस वी आई कैप, माइनस वी जे कैप। मास से m भी था, ठीक है। m को हटा दो, m को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देते हैं, m को कॉमन निकाल के कैंसिल कर, तो v का जो वैल्यू आया माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, ऐसा आया, राइट। अब v का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से √2v ऐसा आ चुका है, ठीक है। और v का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो √2 इंटू 10 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल निकल के आ गई, ठीक है। क्लियर, वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी तो ये है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो मैग्नीट्यूड इसका √2 इंटू वी। बताओ इसको। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 फ्लाइट एस्ट्रोनॉट है, दोनों का मास 120 kg है, traveling in a closed spaceship moving at a speed of 15 km per second in the outer space for far removed from other materials object. The total mass of the spaceship and its content, including the astronaut, is 660 kg. If the astronaut do slimming exercise and thereby reduce their mass to 90 kg each, with what velocity will the spaceship move? किस वेलोसिटी से स्पेसशिप मूव करेगा? ठीक है, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। स्लिमिंग एक्सरसाइज भले इसने करके 120 से 90 kg कर लिया हो, लेकिन ये पूरा चीज डिटैच है हर चीज से, यानी कि जो भी अगर उसने रिड्यूस किया भी होगा तो मास उस स्पेसशिप के अंदर ही होगा, ठीक है।
अगर उसने स्लिमिंग एक्सरसाइज करके अपना मास रिड्यूस किया भी, तब भी उस पूरे स्पेस क्या लिखा है, द मास ऑफ द स्पेस एंड इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इज 660 kg. ठीक है, इफ द एस्ट्रोनॉट डू स्लिमिंग एक्सरसाइज एंड thereby reduce their mass to 90 kg, with what velocity will the spaceship move? ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए जब जाते हैं जिम में, जब पसीना बहाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, फैट्स बर्न होता है. ठीक है, कहाँ जाता है फैट्स बर्न होकर के, कहाँ जाता है, कहाँ चला जाता है, पूछ रहा हूँ तो अनम्यूट करके बताओ कि कहाँ जाता है. जिम में लोग जाता है स्लिमिंग एक्सरसाइज करने, पसीना बहाता है, ठीक है, बहुत जिम किया तो चलो फैट्स उसका बर्न होता है. ठीक है, फैट्स अगर बर्न हुआ, कहाँ गया वो फैट्स बर्न होकर, एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि मास एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ गया. ठीक है, मास एनर्जी में इंटर कन्वर्टेबल है, ये बात सही है. ठीक है, हमने पढ़ा भी है E = mc². मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम डिटैच है. वो कहाँ गया, वो भी उसी स्पेसशिप के अंदर ही है, किसी दूसरे फॉर्म में. तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, स्पेसशिप के अंदर है. और बोल दिया कि फार आउटर स्पेस फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये स्लिमिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी जो भी कन्वर्जन हुआ है वो सब स्पेसशिप के साथ ही एसोसिएटेड, यानी कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वो चेंज नहीं होगा. 15 किलोमीटर पर सेकेंड पहले था, अभी भी 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा. ठीक है, ये रहा 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आया. ड्यूरिंग ए हेवी रेन, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन एक यहाँ पे भी था. ठीक है, ग्रेविटी फ्री हॉल में एक मास है m, और इसके अंदर एक आइस रखा हुआ है, और ये आइस मेल्ट कर गया. तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि मेल्ट अगर करेगा तो ये फ्लैट हो गया होगा सरफेस के ऊपर, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा. लेकिन वो तब होता जब ये ग्रेविटी फ्री हॉल नहीं, ग्रेविटी वाला हॉल होता. ग्रेविटी अगर होता तो ये मेल्ट करने से हर पॉइंट के ऊपर या हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है और उसको नीचे खींचता है और ये फ्लैट हो जाता सरफेस. लेकिन अभी जब ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स को बाइंड रखने वाला जो कोहेसिव फोर्स वो डोमिनेटिंग है विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो कोहेसिव फोर्स उसको जाएगा बाइंड करके रखना. तो मेल्ट करने के बाद भी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं है. यहाँ भी वही. ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा. एक ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर था. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये आसान क्वेश्चन है. ये 1 सेंटीमीटर का डायमीटर का ये दे रखा है, कोई हेलस्टोन, उसका डायमीटर दे रखा है, रेडियस मालूम हो गया. ठीक है, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड से गिरा है और 2000 हेलस्टोन गिरा है. कितने एरिया में, तो 10 × 10. ठीक है, तो 2000 हेलस्टोन का एरिया हमें पता है. ठीक है, कि कितने एरिया में ये आया है. कैलकुलेट द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, जबकि डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है. तो डायमीटर अगर मालूम है तो इस 2000 हेलस्टोन का वॉल्यूम कितना होगा वो हम बता सकते हैं. ठीक है, और जब हेलस्टोन जब गिरा होगा इधर में, तो उसका जो हाइट होगा, हाइट कितने के इक्वल, एरिया दे रखा है, एरिया इंटू हाइट अगर मिल जाएगा तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा. एरिया इंटू हाइट हम इसके डायमीटर के बराबर ही लेंगे, तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हमें मिल चुका है, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास मिल जाएगा. डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मास मिल गया, m इंटू जी. m इंटू जी इज द एवरेज फोर्स. ठीक है, उसी तरह से उसके बाद वाला क्वेश्चन की किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया फ्लोर के ऊपर, हर बार कोलिजन हो रहा है लेकिन इलास्टिक कोलिजन, हर बार उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है mg हर बार लग रहा है, तो एवरेज फोर्स कितना होगा. मान लो कि तुम्हारे पास 50 डेटा है. ठीक है, ये भी फोर्स सेट, ये भी फोर्स सेट, ये भी फोर्स सेट, ये भी फोर्स सेट. एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4.
तो 4f/4 क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी भी f ही। उसी तरह से हर बार हर कोलिजन में mg, दूसरे कोलिजन में भी mg, ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा, तो पूरा एवरेज फोर्स कितना mg होगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, 25 का mg होगा आंसर। ये रहा mg, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद वाला भी क्वेश्चन भी ये सब चीज भी बनेगा क्वेश्चन में, पहले तुम हाँ सी वर्मा का सॉलिड एग्जांपल करके तब आगे की तरफ बढ़ो। क्या है क्वेश्चन? कि रेल रोड कार है, M is at rest on the frictionless rail. When a man of mass M starts moving on the car towards the engine, if the car repels with the speed v backward on the rail, with what velocity is the man approaching the engine? तो पहले ऐसे करेंगे कि मैन ने चलना शुरू किया है, ठीक है, मैन का मास m है, तो m इंटू, ठीक है, m इंटू स्टार्ट मूविंग द कार टुवर्ड्स द इंजन, और किस स्पीड से आ रहा है, इफ द कार इक्वल्स विथ स्पीड v बैकवर्ड ऑन द रेल, ठीक है, यानी कि m प्लस m इंटू वी का वैल्यू दे रखा है, m प्लस m इंटू वी का वैल्यू दे रखा है। तुमसे पूछा गया है व्हाट वेलोसिटी द मैन अप्रोचिंग द इंजन, मैन ने किस वेलोसिटी से चलना शुरू किया है, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पीछे में एज्यूम किया था कि मैन मान लेते हैं w स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड क्या है, तो v माइनस डब्ल्यू, और फिर उसके बाद दोनों के मोमेंटम को इक्वेट कर दिया था। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी। तो इधर से क्वेश्चन नंबर 26 हुआ, 26, 27, 28, ठीक है, 29, 30 तक, अप टू 30 ये क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले, ठीक है। 30 का 31 से कोलिजन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं, 15 to 20 मिनट्स मुझे लगेगा नेक्स्ट वाले क्लास में शुरू का इसको डिस्कस करने में, ठीक है। और अगर तुम लोग करके आए तो ठीक है, उससे भी कम टाइम लगेगा, जो बच्चा हुआ जो डाउट होगा वही करना पड़ेगा, और उसके बाद कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। इस साल में कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूँ, तुम लोग को सिर्फ उसको मेंटेन कराना है, ठीक है, तब भी हो जाएगा।